लंबे समय तक यूएसए विश्व के ग्रोथ इंजन के रूप में भूमिका निभाता रहा। 21वीं सदी के प्रारंभ के 15-20 सालों का यदि आप आकलन करें तो आप देखेंगे चीन ने भी उसी तर्ज पर एक ग्रोथ इंजन के रूप में काम किया और अब भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी है। तो जाहिर सी बात है कि भारत की ग्रोथ विश्व के अन्य देशों की ग्रोथ पर मेजर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने की स्थिति में अब आ गई है। इसलिए भारत को इस समय ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है तो मैं समझता हूं यह सर्वथा उचित है। यदि भारत को अपने ग्रोथ के बल पर दुनिया के दूसरे देशों के विकास को सपोर्ट करना है तो मैं समझता हूं इसके लिए दो चीजें चाहिए। पहला तो यह कि आपकी खुद की ग्रोथ बहुत अच्छी और केवल अच्छी ही नहीं बल्कि तेजी से हो रही हो, और दूसरा आपका इकॉनमी का साइज भी बहुत बड़ा हो। यदि आपकी इकॉनमी का साइज बहुत छोटा है तो आप भले ही कितनी तेजी से प्रोग्रेस कर लें लेकिन आप दुनिया को उस हिसाब से प्रभावित नहीं कर पाएंगे, और इसलिए आपकी इकॉनमी का अच्छा साइज होना मैं मानता हूं कि यह बेहद आवश्यक है। स्वाभाविक है कि भारत के पास यह दोनों ही स्थितियां इस समय हैं। भारत इस समय सिर्फ दुनिया की 5th सबसे बड़ी इकॉनमी है, और इतना ही नहीं बल्कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी भी है भारत हमारा। और भारत आज दुनिया की टॉप 5 इकॉनमीज में शुमार हो चुका है। मॉर्गन स्टैनले फाइनेंशियल फर्म है, आपने सुना होगा, उसका भी यह मानना है कि वह दिन दूर नहीं है, यानी 2027 आते आते हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 इकॉनमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो विश्व की एक प्रमुख रेटिंग एजेंसी है, उसका कहना है कि उसने अपने लेटेस्ट क्रेडिट एनालिसिस रिपोर्ट जिसकी हेडिंग है चाइना स्लोज एंड इंडिया ग्रोज में ग्रोथ इंजन के तौर पर भारत की भूमिका पर उसने इस आर्टिकल में चर्चा की है। और आज जब हम दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में सामने आ रहे हैं तो हमें इन दोनों चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है कि भारत आखिर ग्रोथ इंजन बना कैसे और भविष्य की हमारी रूपरेखा होगी क्या होगी, भविष्य का हमारा ब्लूप्रिंट क्या है। साथियों, मैं सबसे पहले इस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहूंगा कि आखिर भारत इतना बड़ा ग्रोथ इंजन ये बना कैसे। साथियों, यदि हम एक मेटाफर के रूप में किसी को इंजन कह रहे हैं तो हमें इंजन का अर्थ समझना भी बेहद आवश्यक है। इंजन का अर्थ समझना भी बेहद आवश्यक है, और इंजन एक ह्यूमन क्रिएशन है, इस सच्चाई को भी हम आप नकार नहीं सकते। उसी तरह इंडियन ग्रोथ स्टोरी भी बिलियन प्लस इंडियंस की मेहनत और काबिलियत का नतीजा है। सरकार अपने स्तर पर इस ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बराबर लाती रही है। व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मानना है कि सरकार द्वारा इंडियन इकॉनमी को प्रमोट करने वाली कई सारी इंटरवेंशंस में से जो सबसे मीनिंगफुल है वह है भारत की ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रेंथन करने वाली इंटरवेंशन। साथियों, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं, लेकिन जहां तक मेरी समझ है किसी भी देश का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है वह होता है वहां का ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स अपग्रेडेशन के तहत पिछले लगभग 1 दशक में सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किया गया है, मैं कह सकता हूं कि वह अद्भुत है। हमारे सिटीजन्स की लॉन्गेविटी बढ़ी है, इन्फेंटियम मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट्स में भी कमी आई है, हमारे नागरिकों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, और उनके जीवन और उनके रहन सहन के स्तर में भी सुधार हुआ है। यहां मैं केवल अपनी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत के सभी सरकारों की बात कर रहा हूं जो भी सरकारें रही हैं, और मैं मानता हूं कि भारत को आगे बढ़ाने में सभी ने ईमानदारी के साथ जो जितना कर सकता था उसने करने की कोशिश की है। इस सच्चाई को मैं स्वीकार करता हूं, और हम सबके सामूहिक प्रयासों के बदौलत ही भारत आज एक ग्रोथ इंजन के रूप में
तब्दील हो चुका है। यदि मैं अपनी सरकार की बात करूं तो 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और उनके नेतृत्व में जो सरकार बनी, तब से अनेक क्षेत्रों में अप्रत्याशित विकास के हम साक्षी बने हैं। शिक्षा क्षेत्र में यदि आप देखें तो हमने 7 नए IITs एवं 7 नए IIMs बनवाने के साथ साथ देश भर में लगभग 400 नई यूनिवर्सिटीज को भी इस्टेब्लिश किया है। इसके अतिरिक्त न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करके हम शिक्षा जगत में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। साथियों, एजुकेशन को बल प्रदान करने के लिए हमने युवाओं की स्किल डेवलपमेंट पर भी तेजी के साथ काम किया है। और आप देखें कि हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से एक मिनिस्ट्री बना दी। इसके पहले यह मिनिस्ट्री नहीं थी, जो कि हमारे यूथ की कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट के प्रति हमारी कमिटमेंट का यह प्रमाण है। इसके साथ साथ यदि मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं तो देश में यहां 2014 में कुल एम्स की संख्या केवल 7 हुआ करती थी, आज वह बढ़कर वह 23 हो गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने देश के 12 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराया है। और ऐसी अनेक अचीवमेंट्स हैं जिन्हें यदि मैं आपके सामने चर्चा करना प्रारंभ करूं तो घंटों का समय लगेगा, लेकिन मैंने अभी केवल शिक्षा और स्वास्थ्य का ही यहां पर जानबूझकर जिक्र किया है, क्योंकि जब हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसका अर्थ यह हुआ कि हम भारत के फ्यूचर पोटेंशियल को बढ़ाने का प्रयास ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। भारत के फ्यूचर पोटेंशियल को हम और एक नाम से जानते हैं, वह है हमारा भारत का युवा, भारत का नौजवान। साथियों, आज यदि भारत एक ग्रोथ इंजन है, उस इंजन का मोटिव फोर्स है, उस इंजन का जो फ्यूल है वो हमारे देश के युवाओं की धमनियों में बह रहा है, उसकी एनर्जी है। साथियों, यह युवा शक्ति है जो हमें डेवलप्ड नेशन की ओर ले जाएगी। आज अगर हमारे देश का तेवर बदला है, उसे एक नई ताकत का एहसास हुआ है, तो इसका एक बड़ा प्रमाण है कि यहां की युवाओं की सोच में भी बड़ा बदलाव आया है। इसका उदाहरण आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कुछ वर्षों पहले तक हमारे अधिकांश युवाओं की इच्छा, उनकी प्रवृत्ति रहा करती थी कि नौकरी हमको मिल जाए। इसलिए उस समय हमारे देश की ग्रोथ हमारे देश की पुरानी कंपनियों तथा उनसे निकले रोजगारों पर ही आधारित थी। लेकिन आज का नौजवान बीते हुए कल की उपलब्धियों तक ही सीमित रहने को तैयार नहीं है। वह अपने अनुसार आज की उपलब्धियों की पटकथा लिखने को बिल्कुल बेकरार है। इसी भावना के बल पर स्टार्टअप कल्चर भारत में विकसित हुआ है। आज हमारा युवा जॉब सीकर न होकर जॉब क्रिएटर हो गया है। स्टार्टअप्स के नंबर के बारे में आप सभी जानते हैं। हमने स्टार्टअप योजना तथा मुद्रा योजना जैसे इंटरवेंशंस के तहत युवाओं को उनके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सपोर्ट किया है। और आज हम देख सकते हैं कि हमारे देश में एक अच्छा खासा स्टार्टअप कल्चर यह डेवलप हुआ है। और आज हमारे देश में न सिर्फ 1 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं, बल्कि कुछ समय पहले देश में यूनिकॉर्न की संख्या भी 100 के ऊपर पहुंच गई थी। और आज भी 100 के आसपास ही यूनिकॉर्न्स का नंबर है। साथियों, देश के नौजवानों के लिए जो हमने एक इकोसिस्टम तैयार किया, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप लोगों के सामने मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर पर मैं बात करना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि यह तो एक ऐसी चीज है जिस पर हमारे विपक्षी भी हमारी सराहना करते हैं। हमने अपने कार्यकाल में सड़क, एयरपोर्ट और रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है। 2014 तक जहां भारत के पास 91,000 किलोमीटर तक के नेशनल हाईवेज थे, वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग 1.5 लाख किलोमीटर तक पहुंच गई है। 2014 में भारत के पास जहां पर केवल 74 एयरफोर्स थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 149 तक पहुंच गई है।
प्रधानमंत्री की गति शक्ति योजना से भी आप अच्छी तरह परिचित होंगे। प्रधानमंत्री की गति शक्ति योजना और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू हमने देश के 100 लाख करोड़ तक के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की प्रॉपर प्लानिंग बनाई हुई है। हमने इस देश में ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए शिक्षा पर इन्वेस्ट किया है, स्वास्थ्य के ऊपर इन्वेस्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट किया, कनेक्टिविटी को मजबूत किया है। साथियों, हमने सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर ही नहीं है, बल्कि हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है। सरकार में आने के बाद से ही जिस तरीके से हमने जनधन योजना, आधार कार्ड और मोबाइल को एक साथ इंटीग्रेट करके जैम ट्रिनिटी एवं इंडिया स्टैक के अवधारणा पर काम किया है, वह इस देश में गरीबों तक सरकार की डायरेक्ट पहुंच प्रदान करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। कनेक्टिविटी चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, हमने सबको साथ में लेकर चलने का काम किया है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद एक और महत्वपूर्ण चीज आती है, वह है कैपिटल, पूंजी। जो भी हमारे प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स या फ्यूचर इंडस्ट्रियलिस्ट हों, उनको कैपिटल उपलब्ध हो, उसके लिए हमने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी किए हैं। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि आप सभी इसी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग यहां पर मौजूद हैं और आप सब जानते हैं कि हमने इस क्षेत्र में क्या क्या किया है। एक और चीज जो हमारे देश के युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने से रोकती थी पहले, वह थी लाइसेंस राज और रेड टेपिज्म की व्यवस्था। हमने इस चीज को छुटकारा पाने के लिए, इस चीज से छुटकारा पाने के लिए आर्काइव लॉज में बदलाव भी किया है। हमने लेबर मार्केट रिफॉर्म्स किए, यथावश्यक छोटे इंफ्रैक्शंस को डीक्रिमिनलाइज किया। कुल मिलाकर कहूं तो रेगुलेटरी आर्किटेक्चर को बिजनेस फ्रेंडली बनाने की हम लोगों ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। साथियों, आज लगभग हर स्टेट में इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के प्रति पूरे देश में एक पॉलिटिकल कमिटमेंट लोगों का बदला है। भाजपा शासित राज्यों में जब इन्वेस्टर समिट हुआ करते थे तो दूसरी पार्टियां यह कहकर हम लोगों का मजाक उड़ाया करती थीं, यह इन्वेस्टर समिट गरीबों के कल्याण में कैसे काम आएगी। लेकिन आज गैर भाजपा शासित राज्यों में इन्वेस्टर समिट बढ़ चढ़कर हो रहे हैं, यह हम लोगों के लिए बेहद खुशी की बात है। यह एक दृष्टि से अच्छा भी है क्योंकि हम सभी देश के विकास में लगे हुए हैं और यदि हमारी बीजेपी के किसी अच्छे काम को दूसरी पार्टियां भी यदि प्रयोग में लाती हैं तो देश के विकास के लिए उस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। साथियों, किसी भी देश के बात व्यवहार में या उसके हास परिहास में उस देश की संस्कृति और उस देश के प्रचलित मान्यताओं की झलक स्वाभाविक रूप से मिलती है। शर्मा जी के बेटे की कहानी आप लोगों ने, मैं समझता हूं कि जरूर सुनी होगी, न सुना होगा तो बचपन में भी हो सकता है पढ़ा हो, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है। शर्मा जी के बेटे के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले तक जब भी कोई पिता अपने बेटे से किसी शर्मा जी के बेटे का जिक्र करता था तो यह कहता था वो कि शर्मा जी का बेटा किसी फला मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पा गया है, शर्मा जी का बेटा किसी फला स्थापित भारतीय कंपनी में फला पोस्ट पर नौकरी पा गया है। लेकिन वर्तमान में आप देखें तो पिछले 10-15 सालों में हमारे देश के युवाओं ने जिस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से नई नई कंपनियों को खड़ा किया है, नए नए स्टार्टअप्स उन्होंने प्रारंभ किए हैं और जिस ढंग से हमारे देश की बेटियां हमारे देश के बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ी हैं, उसे देखते हुए आज के यह उदाहरण बदल गए हैं। आज यह कहा जाता है कि शर्मा जी की बेटी ने अपना स्टार्टअप खड़ा कर लिया है। आज यह कहा जाता है कि शर्मा जी की बेटी ने एक अपनी नई कंपनी खड़ी कर ली है जो अब एक यूनिकॉर्न बन गई है। तो साथियों, शर्मा जी के बेटे के द्वारा
कहीं नौकरी पाने से लेकर शर्मा जी की बेटी के द्वारा यूनिकॉर्न खड़ी करने तक हिंदुस्तान ने एक लंबा समय अब तक तय किया है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने से लेकर करोड़ों अरबों रुपए तक के यूनिकॉर्न को स्थापित करना और शर्मा जी के बेटे से लेकर शर्मा जी की बेटी तक की सफलता की इस यात्रा को मैं हमारी सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट के रूप में मानता हूं। साथियों, यदि मैं इस सरकार की उपलब्धियां यदि आपके सामने काउंट कराना प्रारंभ करूं तो इसमें एक लंबा समय लग जाएगा। इसलिए मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं कि यदि हम भारत को इस समय दुनिया का ग्रोथ इंजन मान रहे हैं तो इस इंजन का एक दूसरा पहलू भी है जिसे हमें समझना होगा। इसलिए मैं अब दूसरे पहलू पर आता हूं। साथियों, इंजन का सिर्फ यह काम नहीं है कि वो बाकी डिब्बों को आगे खींचे, बल्कि इंजन का यह भी काम होता है वो डिब्बों की दिशा भी तय करे। जब भी कोई देश दुनिया का ग्रोथ इंजन होता है तो वह देश अपने लिए जो दिशा तय करता है वह दिशा दुनिया को भी प्रभावित करती है। अगर कोई तानाशाही वाला देश है, डिक्टेटरशिप है, वहां जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करता, जो नारी सशक्तिकरण का तथा अपने निर्बल जनों का सम्मान नहीं करता, तो उसके मूवमेंट की दिशा विश्व के अन्य देशों के मूवमेंट को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। यह भी सच्चाई है। और साथियों, मैं कहना यह चाहता हूं कि किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री का एक सोशियो कल्चरल डायमेंशन भी होता है। अर्थात वह ग्रोथ यदि एग्रीकल्चर बेस्ड है, कृषि आधारित है, तो एक अलग तरीके का समाज बनता है। यदि वह देश क्रूड ऑयल एंड मिनरल्स को के एक्सपोर्ट पर आधारित है तो एक अलग तरीके का समाज विकसित होता है। यदि देश केवल कुछ ही प्रकार के सामानों के मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट पर चल रहा है तो एक अलग तरीके का समाज बनता है। यदि कोई देश टूरिज्म ड्रिवन इकोनॉमी है तो स्वाभाविक रूप से एक अलग समाज बनता है। ग्रोथ का सोर्स बहुत महत्वपूर्ण होता है और वह सोर्स ही है जो समाज के कल्चरल एंड सोशल डायमेंशंस को प्रभावित करता है। यदि आप गौर करें तो कमोबेश कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा था कि जहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बदलते हैं तो उनसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां भी प्रभावित होती हैं, वह भी बदलती हैं। और यह उदाहरण आप दुनिया के विभिन्न देशों के माध्यम से भी देख सकते हैं। यदि कोई देश गरीब है तो निश्चित रूप से उसकी संस्कृति, उसकी सामाजिक व्यवस्था तथा उसकी राजनीतिक व्यवस्था एक अमीर देश की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आर्थिक व्यवस्थाओं से यह भिन्न होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज एक तरफा नहीं है। जिस तरह से इकॉनमी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, उसी तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था भी इकॉनमी को प्रभावित करती है। यह वन वे स्ट्रीट नहीं है, बल्कि यहां टू वे इंटरैक्शन है। और यह कहना कि कौन पहले आता है या चिकन और एग की स्टोरी जैसी हो जाएगी कि अंडा पहले आया था या फिर मुर्गी। अर्थतंत्र समाज की संस्कृति को प्रभावित करता है। इस सच्चाई को केवल मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी स्वीकार करते हैं। ठीक उसी तरह समाज और संस्कृति अर्थतंत्र, इकोनॉमी के सिस्टम को यह प्रभावित करती है। एडवर्ड बेनफील्ड की एक पुस्तक है, द मॉरल बेसिस ऑफ ए बैकवर्ड सोसाइटी। आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी। उस पुस्तक में वह बताते हैं कि वे एक बार साउथ इटली में एक गरीब भाग में सिर्फ इसलिए गए ताकि वह इस बात का पता लगा सकें कि आखिर गरीबी का मूल कारण क्या है। उन्होंने पाया कि गरीबी का कारण मात्र रिसोर्सेज की कमी नहीं है। गरीबी के कारण केवल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बल्कि गरीबी का एक कल्चरल बेस भी होता है, सांस्कृतिक आधार भी होता है।
कुछ संस्कृतियां ऐसी होती ही हैं जहां आर्थिक विकास बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैं एडवर्ड बैनफील्ड की इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, पूरी तरह से इससे इत्तेफाक मैं नहीं करता हूं, और मेरा यह बिल्कुल भी मानना नहीं है कि जो भी देश गरीब है उसकी संस्कृति, उसकी कल्चर में कोई कमी है या वह अपनी राजनीतिक व्यवस्था की कमी के कारण गरीब है। बल्कि गरीबी के कई सारे कारण हो सकते हैं। कई बार ऐतिहासिक कारण भी होते हैं, तो वहीं कई बार रिसोर्सेज की कमी भी एक प्रमुख कारण होती है। लेकिन इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की गति वहां की सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था से वह जरूर प्रभावित होती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, यदि कोई ऐसा देश ग्रो करता है जहां पर की एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल व्यवस्था है, तो उस देश का विकास ज्यादा इंक्लूसिव होगा, ज्यादा समावेशी होगा। यह स्वाभाविक रूप से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकतंत्र के कारण रूलिंग पार्टी पर जनता का यह दबाव होता है कि वह विकास के फायदे को समाज के हर वर्ग तक, समाज की अंतिम सीढ़ी तक उसे पहुंचाए। यहां मैं फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन को कोट करना चाहूंगा, जिसमें वह कहते हैं कि मानवता के इतिहास में किसी वास्तविक लोकतंत्र में अब तक कभी भी फेमिन नहीं देखा गया। यह संबंध है लोकतंत्र और अर्थतंत्र के बीच। जबकि यदि कहीं डिक्टेटरशिप है तो वहां पर डिक्टेटर का जो सपोर्ट बेस है वह तो मजबूत होता है, पर उससे अलग जो अन्य वर्ग हैं उनका दबाव शासन व्यवस्था पर काफी कम होता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों का विकास समुचित हो सके या ऐसा आवश्यक नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ का सोर्स और इकोनॉमिक ग्रोथ का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित होते हैं। इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता। भारत किस प्रकार से एक इंजन के रूप में दुनिया को एक नई दिशा प्रदान करेगा, इस पर मैं इंडियन ग्रोथ स्टोरी के 4 रिमार्केबल जो एस्पेक्ट्स हैं, जो उल्लेखनीय पहलू हैं, उस पर मैं आप सबके बीच यहां चर्चा करना चाहूंगा। पहली बात तो भारत में ग्रोथ पर्यावरण की नुकसान पर नहीं होगा, इसलिए हमने पेरिस एग्रीमेंट पर साइन किए। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है। हमने क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। हम जीडीपी की इमिशन इंटेंसिटी में भी कमी लेकर आए हैं। हमने ग्रीन ग्रोथ का रास्ता स्वाभाविक रूप से अब अख्तियार कर लिया है। साथियों, दूसरी बात आप देखें तो एक समय था जब इकोनॉमिक ग्रोथ मात्र पुरुषों का डोमेन यह समझा जाता था, औरतों को घर में रखा जाता था और माना जाता था कि राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था और समाज को संभालना यह सब औरतों का काम नहीं है, बल्कि पुरुषों का ही काम है। एक ऐसा भी समय था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार आई है, हमने इंश्योर किया है, यह सुनिश्चित किया है कि हमारा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट महिला सशक्तिकरण के बल पर ही होगा। हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पारित करके हमने महिलाओं को उनका वह राजनीतिक अधिकार दिया जो वर्षों से लंबित था। यदि मैं रक्षा मंत्री होने के नाते रक्षा क्षेत्र की बात करूं तो आप देखिए कि हमने सैनिक स्कूल में बच्चियों को दाखिले की शुरुआत कर दी है, जो पहले नहीं होता था। नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की वीमेन ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग हो रही है। एयरफोर्स, वायुसेना में लड़ाकू विमानों में अब महिला पायलट के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं। सेना में भी बड़े बड़े पदों पर आज महिलाएं हमारे यहां काम कर रही हैं। अग्निवीर के माध्यम से भी बड़ी मात्रा में हमारी बच्चियां इस समय सेनाओं में, हमारे जो तीनों विंग हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उसमें अपनी भूमिका निभा रही हैं। साथियों, जो तीसरी बात है वो है कि अक्सर किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को उसके कुछ प्रोमिनेंट लोकेशन पर ही सेंटर्ड पाया जाता था। जैसे आपने ग्रोथ पोल की थियरी सुनी होगी।
इसके अनुसार यदि कोई भी क्षेत्र यदि विकास करता है तो उस क्षेत्र का एक ग्रोथ पोल होता है, एक सेंटर होता है, जहां से उस क्षेत्र का विकास कंसंट्रेटेड होता है। अब तक यही माना जाता रहा है, अब तक यही धारणा रही है कि सिर्फ ग्रोथ पोल ही डेवलप करता है, बल्कि सारे क्षेत्र जो हैं वो उसकी छाया में डेवलप होते रहते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आप देखिए, भारत में हमने जिस तरीके से फार फ्लंग एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, पीएम गति शक्ति योजना के तहत जिस तरीके से हमने देश की कनेक्टिविटी का एक जाल बिछाया है, चाहे वह सुदूर नॉर्थ ईस्ट हो या फिर छोटे शहर या कस्बे हों, हमने सबको एक दूसरे से जोड़ने की पूरी कोशिश की है। इसे ग्रोथ पोल से आगे बढ़ते हुए मैं ग्रोथ वेब का नाम देना चाहूंगा। आज देश में एक ग्रोथ वेब की अवधारणा सामने आ रही है, जहां पर भारत के सारे क्षेत्र एक साथ मिलकर तेजी के साथ विकास कर रहे हैं। आज टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी लगभग उसी तरह की ग्रोथ हो रही है जैसे देश के महानगरों में हो रही है। चाहे आप इंदौर, वाराणसी, नासिक, कटक, सिलचर, सूरत या फिर ऐसे अन्य टीयर 2 सिटीज को देख लीजिए तो अभी भारत के महानगरों की तरह ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं। यह सब उसी ग्रोथ वेब का हिस्सा बन गए हैं, जो वेब हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से पहले से बुन रखा है। साथ ही चौथी बात जो मैं यहां पर करना चाहूंगा कि पहले जब विकास की बात होती थी तो यह कहा जाता था कि आप यदि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करेंगे तो आपके विकास की दर ये पीछे छूट जाएगी। यानी कि या तो आप ग्रो कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को फॉलो कर सकते हैं। यानी या तो आप समाज में प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ा सकते हैं या फिर आप समाज में वेल्थ और इनकम की इनइक्वलिटी को कम कर सकते हैं। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता, ऐसा माना जाता था। लेकिन भारत ने दिखाया है कि ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बीच कोई इनरिकॉन्सिलेबल ट्रेड ऑफ नहीं है। यानी सभी नागरिकों को उचित अवसर उपलब्ध कराना एवं विकास दर को तेजी से आगे बढ़ाना, दोनों को एक साथ साधा जा सकता है और हम दोनों को एक साथ लेकर चले हैं। साथियों, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि इस देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध करा रहे हैं। यदि मैं किसानों की बात करूं तो हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें मिनिमम इनकम सपोर्ट भी प्रदान कर रहे हैं। स्वनिधि योजना के तहत हमने देश के उन मार्जिनलाइज्ड स्ट्रीट वेंडर्स को भी मुख्य धारा में लाने की कोशिश की है, जिसके इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस को पहले नकारा जाता था। अभी कुछ समय पहले ही सरकार ने 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करने का अपना टारगेट पूरा किया है। साथियों, मैं आपके बीच इन योजनाओं का नाम क्यों ले रहा हूं, इन्हें क्यों आपके सामने पेश कर रहा हूं, गिना रहा हूं। हमने इस देश के वंचित वर्ग और गरीबों के लिए जो कुछ भी किया है वह सब मैं बातें आपको क्यों बता रहा हूं। सीके प्रहलाद का आपने नाम जरूर सुना होगा। उनकी एक पुस्तक है द फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। उस पुस्तक में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आमतौर पर ऐसा माना जाता था कि अधिकांश प्रोडक्शन अमीरों के लिए होता है क्योंकि उनके पास पैसा है, उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है। लेकिन उन्होंने पुस्तक में इस बात की ओर भी इशारा किया है कि समाज एक पिरामिड के रूप में रहता है। जिस प्रकार से पिरामिड का बेस ज्यादा होता है और ऊपर जाते जाते वह कम होता जाता है, ठीक उसी प्रकार समाज के गरीबों की संख्या ज्यादा है और अमीरों की संख्या बहुत कम है। भले ही गरीबों के पास इंडिविजुअल परचेजिंग पावर उतनी ज्यादा नहीं है जितनी अमीरों के पास है, लेकिन संख्या ज्यादा होने के कारण इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि गरीबों की कलेक्टिव परचेजिंग पावर किसी भी सूरत में कम नहीं है।
अतः गरीबों को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिजाइन की जाएं तो एक अच्छा मार्केट मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर शैंपू दो तरीके से बेचे जाते हैं। एक तो बहुत बड़ा पैकेट बनाकर बेचा जाता है जो 400-500 रुपये अथवा 1000 रुपये का आता है। दूसरा पाउच के रूप में बेचा जाता है, 1, 2, 4, 5 रुपये का होता है। यदि आप पाउच के रूप में बेचते हैं तो करोड़ों पाउच बेचे जा सकते हैं। सीके प्रहलाद कहते हैं कि यदि कोई भी बिजनेस बॉटम ऑफ द पिरामिड पर फोकस करे तो वहां बहुत फॉर्च्यून है। आप लोग तो इस बारे में मैं समझता हूं हम लोगों से अच्छी तरह जानते ही होंगे। और साथियों, अभी मैंने बॉटम ऑफ द पिरामिड की बात एक पॉलिसी पर्सपेक्टिव में आप सबके सामने की है। यदि एक समाज के तौर पर हमें रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो टॉप टीयर ह्यूमन को तो स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा, पर बॉटम ऑफ द पिरामिड ह्यूमन रिसोर्स पर किया गया सोशल इन्वेस्टमेंट मैसिव इकोनॉमिक रिटर्न देगा। प्राइमरी हेल्थ केयर एवं प्राइमरी एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन पर हमारी सरकार का जो फोकस है, एफोर्डेबल हाउसिंग पर हमारा जो फोकस है, स्किलिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग पर जो हमारा फोकस है, डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन पर हमारा जो फोकस है, यह बॉटम ऑफ द पिरामिड के अनटैप्ड पोटेंशियल के बल पर सोशल वैल्यू अनलॉक करने का एक ब्लूप्रिंट है। मेरा आशा है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड पर टारगेटेड सोशल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत हाई होता है। कई सारी एम्पिरिकल स्टडीज यह बताती हैं कि टर्सरी एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट की तुलना में प्राइमरी एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट कहीं ज्यादा सोशल रिटर्न देता है। हेल्थ केयर में भी यही बात आती है। यदि आप 1000 करोड़ रुपए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में खर्च करेंगे तो उसका फायदा बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि मैं टर्सरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से नकार रहा हूं, वहां तो इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए और हम वहां इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं। मैं यहां सिर्फ रिलेटिव इंपैक्ट की बात कर रहा हूं कि हमारी सरकार ने इस बात को समझा कि इंपैक्ट कहां पर ज्यादा आएगा। हमने बॉटम ऑफ द पिरामिड पर इन्वेस्टमेंट का सोचा, चाहे वह देश के किसान हों, ट्राइबल्स हों या फिर हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हों या हमारे विश्वकर्मा बंधु हों। हमने इन लोगों के लिए भी योजनाओं का क्रियान्वयन करते समय यह सुनिश्चित किया है कि हम बॉटम ऑफ द पिरामिड पर भी ध्यान दें। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार अपनी तरफ से वह सब सारे प्रयास कर रही है जो एक ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत बनाए और सुदृढ़ बनाए। लेकिन आपको पता है कि सरकार अकेले यह काम नहीं कर सकती है। उसके लिए हमें देश के वेल्थ क्रिएटर्स और थॉट लीडर्स का भी साथ चाहिए। और आप लोगों से इस बात की अपील करने के लिए फिक्की से बड़ा मंच भला और क्या दूसरा हो सकता है। और साथियों मेरा वक्तव्य या जो कुछ भी हमने यहां बोला है भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्लोबल ग्रोथ इंजन होने पर था। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने ग्रोथ इंजन की गति पर भी बात की और ग्रोथ इंजन की जो दिशा है उस पर भी आप लोगों से हमने चर्चा की है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तथा भारतीय समाज की यह जो गाड़ी आगे बढ़ी है इसके बारे में भी हमने इंजन से लेकर आखिरी डिब्बे तक के यानी बॉटम ऑफ द पिरामिड तक के बारे में भी आप लोगों से यहां चर्चा की है। क्योंकि कोई भी रेलगाड़ी सुरक्षित स्टेशन पर तभी पहुंचती है जब इंजन से लेकर उसके आखिरी डब्बे तक सही सलामत स्टेशन पर पहुंचे। ऐसा ना हो कि डब्बा पीछे छूट जाए। साथियों, यदि भारत ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है, यदि भारत ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है तो आप सभी वेल्थ क्रिएटर्स और थॉट लीडर्स उस ग्रोथ इंजन के मोटर हैं। इसलिए आप सबके ऊपर विशेष रिस्पांसिबिलिटी है कि आप सब इंजन से लेकर आखिरी डिब्बे तक सबकी आवश्यकताओं को इंटीग्रेट करते हुए भारतीय ग्रोथ स्टोरी के अगले अध्याय को लिखने में सरकार की मदद करें। और मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आप मदद कर रहे हैं।
और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से आप अब तक इस विकास यात्रा के में भारत के नागरिकों का और सरकार को सहयोग देते आए हैं, आगे भी हम सब मिलकर इसी तरीके से काम करते रहेंगे और अगली सेंचुरी माने ये हमारी 20th सेंचुरी को हम भारत की सेंचुरी बनाएंगे। बस इतना ही कहकर मैं इस सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए हार्दिक धन्यवाद। और अब निवेदन है डॉक्टर अनीश शाह जी से, प्रेसिडेंट इलेक्ट फिकी एवं ग्रुप सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर महिंद्रा ग्रुप से, कि आप धन्यवाद ज्ञापन के साथ आज के इस विशेष सत्र का समापन करें। Namaskar. It is my honor to propose a vote of thanks to our